उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अमित अपनी मां सविता देवी के साथ रहता था। कुछ साल पहले अमित की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। नौकरी की मजबूरी के कारण उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। अब घर में केवल उसकी मां अकेली रहती थी। अमित का बचपन का दोस्त राहुल उसी मोहल्ले में रहता था। बचपन से दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें सगे भाइयों की तरह मानते थे। अमित के शहर चले जाने के बाद राहुल अक्सर सविता देवी का हालचाल पूछने आता था। कभी राशन ले आता, कभी दवा, तो कभी बिजली का बिल जमा कर देता। सविता देवी भी उसे अपने बेटे जैसा मानती थीं। समय बीतता गया। मोहल्ले में राहुल की छवि एक जिम्मेदार और मददगार युवक की बन गई। किसी को उस पर शक करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि राहुल की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसने गलत लोगों से कर्ज ले लिया था। उधार चुकाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। फोन पर लगातार धमकियां मिल रही थीं। एक दिन राहुल की नजर सविता देवी की अलमारी पर पड़ी। उन्हें किसी काम से गहनों का डिब्बा निकालते उसने देख लिया। उसी दिन उसके मन में लालच ने जन्म लिया। उसे लगा कि अगर वह किसी तरह वे गहने हासिल कर ले तो उसका सारा कर्ज उतर जाएगा। मगर वह यह भी जानता था कि यह कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसी रात राहुल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाले दिनों में पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। राहुल पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कई बार उसने अपने फैसले को बदलने की कोशिश की, लेकिन लालच और डर उस पर हावी होते गए। अगली शाम अमित का फोन सविता देवी के पास आया। उन्होंने बेटे से लंबी बात की और हमेशा की तरह कहा, तुम अपनी नौकरी पर ध्यान दो, मेरी चिंता मत करना। फोन रखने के बाद घर में फिर सन्नाटा छा गया। रात करीब 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। बाहर राहुल खड़ा था। आंटी, आपकी दवा लेते हुए आया था। सोचा दे दूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सविता देवी ने बिना किसी संदेह के दरवाजा खोल दिया। आखिर वह अमित का बचपन का दोस्त था, जिस पर उन्हें पूरा भरोसा था। कुछ देर तक सामान्य बातें होती रहीं। तभी राहुल की नजर फिर उसी अलमारी पर गई, जहां उसने पहले गहनों का डिब्बा देखा था। सविता देवी जैसे ही रसोई की ओर गईं, राहुल ने मौका देखकर अलमारी खोलने की कोशिश की। तभी पीछे से सविता देवी लौट आईं। राहुल, तुम क्या कर रहे हो? यह सुनते ही राहुल घबरा गया। वह वहां से भागने लगा। जल्दबाजी में उसने सविता देवी को जोर से धक्का दे दिया। वे गिर पड़ी और उनके सिर में चोट लग गई। राहुल कुछ गहने और नकदी लेकर घर से भाग निकला। कुछ मिनट बाद पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला देखा। अंदर सामान बिखरा हुआ था और सविता देवी घायल अवस्था में पड़ी थीं। तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया गया। सविता देवी को अस्पताल ले जाया गया। मामला अब सिर्फ चोरी का नहीं रहा था। पुलिस ने इसे गंभीर आपराधिक घटना मानते हुए जांच शुरू कर दी। घटनास्थल को सील कर दिया गया। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ बुलाए गए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाई जाने लगी। उधर राहुल अपने घर पहुंच चुका था। उसने चोरी का सामान छिपा दिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसे एहसास हो चुका था कि एक गलत फैसला उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। उसे नहीं पता था कि पुलिस के पास जल्द ही ऐसा सुराग आने वाला है, जिससे उसकी सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगी। एक छोटी सी गलती, जिसने सच उजागर कर दिया। सुबह होते ही पूरे मोहल्ले में उसी घटना की चर्चा होने लगी। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर कोई सविता देवी जैसी सीधी सादी महिला के घर चोरी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि सविता देवी अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन सिर में लगी चोट के कारण उन्हें कुछ समय आराम की जरूरत होगी। पुलिस ने उनका संक्षिप्त बयान दर्ज किया। उन्होंने बताया कि घटना की रात दरवाजे पर राहुल आया था और उसके बाद क्या हुआ, उन्हें पूरी तरह याद नहीं है। यह बयान पुलिस के लिए पहला महत्वपूर्ण सुराग था। जांच अधिकारी ने तुरंत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मंगवाई। कई घंटों तक रिकॉर्डिंग देखने के बाद एक कैमरे में राहुल रात के समय घर की ओर जाता दिखाई दिया।
कुछ देर बाद वह तेजी से बाहर निकलता भी नजर आया। हालांकि यह अकेला सबूत पर्याप्त नहीं था। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई उंगलियों के निशान और कुछ अन्य साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की। एक दुकानदार ने बताया कि घटना से कुछ दिन पहले राहुल बार बार यह पूछ रहा था कि अमित कब घर आता है और सविता देवी अधिकतर समय अकेली रहती हैं या नहीं। अब शक और गहरा हो गया। राहुल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहले उसने कहा कि वह केवल दवा देकर चला गया था, लेकिन जब पुलिस ने उससे अलग अलग समय पर वही सवाल दोहराए तो उसके जवाब बदलने लगे। जांच अधिकारी को समझ आ गया कि राहुल कुछ छिपा रहा है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि घटना के अगले ही दिन राहुल ने अपने कुछ पुराने कर्ज अचानक चुका दिए थे। उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह बात बेहद असामान्य थी। पुलिस ने अदालत से आवश्यक अनुमति लेकर उसके घर की तलाशी ली। कमरे में रखे एक पुराने लोहे के बक्से से कुछ गहने और नकदी बरामद हुई। सविता देवी ने उन गहनों को अपना बताया। अब राहुल के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लंबी पूछताछ के बाद वह टूट गया। उसने स्वीकार किया कि कर्ज और लालच के कारण उसने भरोसे का गलत फायदा उठाया। उसका इरादा चोरी का था, लेकिन पकड़े जाने के डर में उसने सविता देवी को धक्का दे दिया और भाग निकला। राहुल की गिरफ्तारी की खबर पूरे कस्बे में फैल गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस युवक को सब भरोसेमंद मानते थे, वही इस अपराध का आरोपी निकलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अदालत में होने वाली सुनवाई और फैसले ने पूरे इलाके को एक बड़ा संदेश देने वाला था। राहुल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। घटनास्थल से मिले साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और बरामद गहनों को केस डायरी में शामिल किया गया। जांच पूरी होने पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो अदालत में दोनों पक्ष मौजूद थे। अभियोजन पक्ष ने एक-एक कर सभी सबूत पेश किए। फोरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और बरामद सामान ने यह साबित कर दिया कि घटना वाली रात राहुल सविता देवी के घर गया था और चोरी के बाद भागा था। सविता देवी ने भी अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि उन्होंने राहुल पर हमेशा अपने बेटे जैसा भरोसा किया था। उनके शब्द सुनकर अदालत में मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं। राहुल के वकील ने दलील दी कि उसका मुवक्किल आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव में था तथा उसका इरादा किसी को गंभीर नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन अदालत ने कहा कि आर्थिक कठिनाइयां किसी अपराध का औचित्य नहीं बन सकती। किसी का विश्वास तोड़कर अपराध करना कानून की नज़र में गंभीर बात है। सभी साक्ष्यों और गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद अदालत ने राहुल को चोरी और हमले से संबंधित अपराधों का दोषी ठहराया। उसे कानून के अनुसार सजा सुनाई गई। फैसला सुनते ही अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। राहुल अपने किए पर पछता रहा था। उसे समझ आ चुका था कि कुछ पैसों के लालच में उसने अपनी प्रतिष्ठा, अपना भविष्य और अपने सबसे करीबी दोस्त का विश्वास हमेशा के लिए खो दिया। उधर अमित अपनी मां के साथ घर लौट आया। उसने फैसला किया कि अब वह उन्हें लंबे समय तक अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा असर पूरे मोहल्ले पर पड़ा। लोगों ने महसूस किया कि भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। अदालत के फैसले के बाद राहुल को जेल भेज दिया गया। जिस युवक की कभी पूरे मोहल्ले में ईमानदार और मददगार की छवि थी, आज वही अपनी एक गलत सोच और लालच की वजह से सलाखों के पीछे था। जेल में बिताया हर दिन उसे अपने फैसले की याद दिलाता था। उसे बार बार अमित की दोस्ती और सविता देवी का विश्वास याद आता। उसे एहसास हो चुका था कि अगर उसने समय रहते अपनी परेशानी किसी से साझा की होती तो शायद उसकी जिंदगी इस मोड़ पर नहीं पहुंचती। उधर सविता देवी धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। अमित ने अपनी नौकरी में बदलाव कराया ताकि वह अपनी मां के साथ अधिक समय बिता सके। उसने घर की सुरक्षा भी बढ़ाई और पड़ोसियों से कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। इस घटना ने पूरे मोहल्ले को एक बड़ी सीख दी। लोगों ने समझा कि भरोसा बहुत कीमती होता है, लेकिन अपनी सुरक्षा को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर पड़ोसियों की मदद लेना, घर की सुरक्षा मजबूत रखना और किसी भी अपराध की तुरंत सूचना पुलिस को देना बेहद आवश्यक है।
कुछ महीनों बाद सविता देवी ने एक सामुदायिक बैठक में कहा, रिश्ते विश्वास से बनते हैं, लेकिन लालच उन्हें पल भर में तोड़ सकता है। इसलिए जीवन में ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। उनकी यह बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राहुल की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी बन गई। एक गलत फैसला न केवल अपराधी का भविष्य बर्बाद करता है, बल्कि कई निर्दोष लोगों की जिंदगी भी बदल देता है। सीख, कठिन परिस्थितियों में भी अपराध कभी समाधान नहीं होता। ईमानदारी, कानून का सम्मान और सही समय पर सही मदद लेना ही हर समस्या का सबसे अच्छा रास्ता है।